हम सबकी क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट तो होता ही है जो ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो इंटेलिजेंट है, टीचर का फेवरेट है, बट उसके क्लासमेट उसे सीरियस ही नहीं लेते हैं। वैसे ही भारत की पॉलिटिक्स में भी एक ऐसा लीडर है जो 2004 से सबको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो बेस्ट पीएम कैंडिडेट है, बट कोई भी मानने को तैयार नहीं है। ये मेरा हाथ देख रहे हैं भैया, ये है भारत। ये सारी उंगलियां ये भारत के लोग हैं, इनको एक साथ रहना है, एकजुट, मुट्ठी की तरह। सो इस वीडियो में उसी बेस्ट पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी के बारे में डिटेल में बात करें कि वो इतने समय से पॉलिटिक्स में है। इनफैक्ट उनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड भी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, बट फिर भी वो यहाँ पे सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत न्याय यात्रा की, बट उनके और सक्सेसफुल होने की डिस्टेंस उतनी ही है जितनी यहाँ से चांद की है। दिख तो पास में रहा है बट है बहुत दूर। वीडियो में इन सब टॉपिक्स में डिटेल में बात करूंगा कि कैसे राहुल गांधी बहुत उम्मीदों के साथ कांग्रेस और पॉलिटिक्स में आए थे और आज भी उम्मीद में ही है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर स्टार्ट कैसे हुआ, ये समझने से पहले आपको उनका थोड़ा बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी का बर्थ 19 जून 1970 को हुआ था एंड वो ऐसी फैमिली से आते हैं जिनके खून में पॉलिटिक्स बसती थी। उनके फादर राजीव गांधी 1984 से 1989 तक भारत के पीएम थे। दादी माँ 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक पीएम थी। और ग्रेट ग्रैंडफादर जवाहरलाल नेहरू तो भारत के पहले पीएम थे ही। इन शॉर्ट डिनर टेबल पे यही बात होती होगी कि अगला पीएम कौन बनेगा। बट राहुल गांधी का यही फैमिली बैकग्राउंड उनके लिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लेके आया, क्योंकि उनके पिताजी और दादी जी दोनों का एसेसिनेशन हुआ था, जिस वजह से काफी लंबे समय तक उनको पॉलिटिक्स से दूर रखा गया। राहुल गांधी ने फॉरेन में ही पढ़ाई की और फिर कुछ वक्त लंदन में काम किया और फिर मुंबई में अपनी टेक्नोलॉजी फर्म स्टार्ट की, जहाँ पे वो डायरेक्टर थे। और फिर 2004 में 34 इयर्स की एज में राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई। देखो भैया, और पहली बार अपने फादर की सीट अमेठी से इलेक्शन लड़े, क्योंकि यहाँ पे उनकी फैमिली की लेगेसी और लोगों की सिंपैथी इनसे जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से अपने पहले इलेक्शन में 3 लाख वोट के मार्जिन से जीत भी गए। हाँ, वो बात अलग है कि इस बार 2024 के इलेक्शन में अपनी इसी कोर सीट से वो भाग गए, जिसकी बात आगे वीडियो में करेंगे। बट गांधी फैमिली से होने की वजह से इन्हें कांग्रेस में काफी जल्दी ग्रोथ मिलने लगी। 2007 में इन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया था और इंडियन यूथ कांग्रेस एंड नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया को भी वो लीड कर रहे थे। इन सब लीडरशिप पोजीशन की वजह से कांग्रेस के अंदर उनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ गया था। वो लोगों से बात करते, उनके साथ कनेक्शन बनाते, और यही सब होते होते 2009 का लोकसभा इलेक्शन आ गया था। इनका नाम पीएम पोजीशन के लिए काफी जोरों शोरों से चल रहा था, बट मनमोहन सिंह को पीएम बना दिया गया। बट इन्होंने कांग्रेस की जीत में काफी अहम भूमिका निभाई, पार्टी के लिए कैंपेन किया, स्ट्रेटजीज में हेल्प की और अपनी सीट अमेठी से वापस जीते। ये वही समय था जब कांग्रेस पे एक एक करके काफी सारे स्कैम्स के आरोप लग रहे थे, जिसकी बात हमने अपनी इस वीडियो में की है। और तभी 2011 में उत्तर प्रदेश के भट्टा परसौल से राहुल गांधी को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि इन्होंने उन फार्मर्स का सपोर्ट किया था जो हाईवे प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। 2013 में इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया था, और ये सब इसलिए किया जा रहा था सो दैट लोगों को एक क्लियर मैसेज जा सके कि अगले साल 2014 के लोकसभा इलेक्शन के लिए मोदी के अगेंस्ट कांग्रेस का पीएम फेस कौन है। बट 2014 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से हारी कि राहुल गांधी पीएम फेस तो क्या, किसी को फेस दिखाने लायक ही नहीं बचे, क्योंकि कांग्रेस को 543 में से सिर्फ 44 सीट्स मिली थी। ऑल्दो अमेठी से तो ये जीत गए, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बेकार थी। और यहाँ से कांग्रेस और राहुल गांधी के डाउनफॉल की वो जर्नी स्टार्ट हुई जो आज तक खत्म ही नहीं हुई। 2014 के बाद राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर काफी तगड़ा टर्न लेता है, क्योंकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेठी से तो जीत गए थे, बट ओवरऑल उनकी लीडरशिप में कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से आ रही थी, जिस वजह से एज अ पॉलिटिशियन कोई भी उन्हें सीरियस नहीं ले रहा था, क्योंकि वो आए दिन अपनी स्पीच में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा तो बोलते ही रहते थे। और बाकी जो कसर रह रही थी वो बीजेपी की IT सेल और मीम पेजेस ने राहुल गांधी की आधी क्लिप्स काट कर वायरल करनी स्टार्ट कर दी। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इन सबसे डेफिनेटली उनकी रेपुटेशन डाउन हुई और उन्हें पप्पू जैसे टाइटल मिलने लगे, जो हमारे देश की अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े लीडर पे सूट नहीं करते। और इसी बीच नेशनल हेराल्ड, जो कि एक न्यूज़पेपर कंपनी है जिसे जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था, उस पे राहुल गांधी और उनकी मदर सोनिया गांधी ने टेक ओवर कर लिया उस लोन के बदले जो कांग्रेस पार्टी के थ्रू नेशनल हेराल्ड को दिया गया था। एनडीसी के लिए बीजेपी के लीडर और एडवोकेट सुब्रमण्यम स्वामी ने इन लोगों पे केस कर दिया। इस केस के अलावा राहुल गांधी पे और भी काफी सारे केसेस लगे हुए हैं, लाइक द मोदी डिफर्मेशन केस, जब इन्होंने बोला था सारे ही मोदी चोर होते हैं। इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? इसके अलावा डिफर्मेशन केस की तो लंबी लिस्ट है, मतलब जहां गए वहीं लोगों को डिफेम करके चले आए। और इन सब का रिजल्ट मिला उन्हें 2019 के लोकसभा इलेक्शन में। राहुल गांधी ने अपने कैंपेन में मोदी जी के खिलाफ खूब नारेबाजी की, बट शायद ही इनकी बात किसी ने सुनी। कांग्रेस तो पूरी तरीके से हारी।
और ये अभी तक जो अपनी कोर सीट अमेठी से इलेक्शन जीत रहे थे वहां से भी हार गए। और ये बात शायद इनको पता थी कि अमेठी से नहीं जीत पाएंगे, जिस वजह से इन्होंने केरला की डिस्ट्रिक्ट वायनाड से भी इलेक्शन लड़ा था। और अगर ऐसा नहीं होता कि राहुल गांधी वायनाड से इलेक्शन लड़ते और जीतते, तो वो इंसान जो पीएम पोजीशन से कम्पीट कर रहा था, वो इंसान जो कांग्रेस का सबसे मेन चेहरा था, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक नहीं बन पाता। 2004 से 2014 के बीच राहुल गांधी अमेठी से 3 बार एमपी बने, 2004, 2009, 2014। बट तीनों बार उन्होंने अमेठी के वोटर्स को निराश ही किया है। ना वहाँ के लोगों में कोई चेंजेस आए, ना अमेठी में डेवलपमेंट हो पाया। और अमेठी के लोगों का क्या कहना है उनके बारे में? वो कहते हैं कि वो राहुल गांधी से बहुत ही डिसअपॉइंटेड है, बहुत ही नाराज। इंडियन एक्सप्रेस को अमेठी के वोटर्स ने बताया कि मानो राहुल गांधी उनके बारे में भूल ही गए और उन्होंने उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कुछ किया नहीं। और इसी वजह से स्मृति ईरानी 55,000 से ज्यादा वोट से जीत गई। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने अमेठी से सीख के वायनाड में काम किया हो, वहाँ पे भी सिर्फ ये नाम के ही एमपी हैं। People of Wayanad happened a mistake, great mistake that they chose Shri Rahul Gandhi as an MP. सिरिल जो वायनाड के एक वोटर है, उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों के दौरान मानो हमारा कोई एमपी है ही नहीं, हम अपनी प्रॉब्लम्स किसी एमपी के पास लेकर ही नहीं जा सकते। 2019 में अमेठी से हारने के बाद राहुल गांधी शायद काफी डरे हुए हैं, एंड इसी वजह से इन्होंने 2024 में अपनी कोर सीट अमेठी को छोड़ के रायबरेली से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और वो भी इन्होंने नॉमिनेशन के लास्ट दिन ही फाइनल किया, जब लोग इनसे बार बार सवाल कर रहे थे कि क्या आपकी बार राहुल गांधी सिर्फ वायनाड से ही इलेक्शन लड़ेंगे। बट जस्ट पोज एंड थिंक कि वो इंसान जो अभी पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है, लोग उसे अपोजिशन पार्टी का सबसे बड़ा लीडर नहीं मानते। इनफैक्ट काफी सारे लोग तो उन्हें पॉलिटिशियन ही नहीं मानते। तो अगर ऐसा इंसान हमारे देश का पीएम बन जाएगा तो देश का क्या होगा? राहुल गांधी ने आज तक कैबिनेट में कोई भी पोजीशन नहीं ली है, ना ही 2004 में, ना ही 2009 में, जिस वजह से हम ये समझ ही नहीं सकते कि वो ऐसा मिनिस्टर कैसा काम करेंगे, किस तरीके से किसी भी मिनिस्ट्री में बजट एंड उससे जुड़ी काफी सारी चीजों को हैंडल करेंगे, जिस वजह से एज अ पीएम कैंडिडेट तो वो बिल्कुल ही अनफिट है। ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, जिससे उन्होंने कन्याकुमारी से स्टार्ट करके श्रीनगर में खत्म किया। इस यात्रा के थ्रू उनका गोल था कि वो देश के हर वर्ग के लोगों के सामने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस जैसे काफी सारे मुद्दों पे बात कर सके। साउथ से नॉर्थ तक की इस यात्रा के बाद उन्होंने ईस्ट से लेकर वेस्ट तक नया यात्रा स्टार्ट की, जो कि मणिपुर से स्टार्ट होकर मुंबई में खत्म हुई। नया यात्रा को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली मणिपुर से स्टार्ट किया गया था, सो दैट मणिपुर में जो भी वायलेंस हुआ उसके थ्रू इन्हें सिंपैथी मिल सके। बट इन यात्राओं के थ्रू वो छोटे छोटे गांव और शहरों में गए, जहां पे उन्होंने लोगों से बात करके उनकी प्रॉब्लम समझी और उनसे कनेक्शन बनाए। अब ये कनेक्शन कितना बना नहीं बना वो उनको 4 जून को पता लग जाएगा। बट वो अभी भी ये 2024 के इलेक्शन के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी रैलीज और रोड शोज कर रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि रैलीज में कुछ ऊपर नीचे बोल देते हैं, बट अपनी पार्टी को जिताने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट फिलहाल उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है जो स्टैंड अप कॉमेडियन वरुण ग्रोवर बहुत ही सही तरीके से एक लाइन में समझा सकते हैं। वो बंदा, उसकी प्रॉब्लम क्या है? द वे ही हैज कम नाउ, ही सडनली ही हैज बिकम हिंदू, राइट? शिव भक्त बन गए हैं, वो अपना गोत्र दिखा रहे हैं, वो जनेऊ दिखा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है वो जिसके सामने खड़े हैं वो भस्म रगड़ के खड़ा है। वो उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है, उसमें मत घुसो। राहुल गांधी उस इंसान के अगेंस्ट पीएम कैंडिडेट है जो पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझता है, कब कहां कौन सी बात घुमा देनी है वो बहुत अच्छे से जानता है। 12 साल से ज्यादा गुजरात का सीएम रह चुका है, जिस वजह से लोगों के बीच उनकी पकड़ काफी मजबूत है, जो हमको लास्ट 2 इलेक्शन में दिखी भी है। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि हमारे देश को स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और राहुल गांधी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का फेस तो बिल्कुल नहीं हो सकते, और ना ही पीएम फेस। आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री, कमेंट में बताइए। बट कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिस वजह से उसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और कांग्रेस स्ट्रांग तभी होगी जब सचिन पायलट, पी चिदम्बरम, शशि थरूर जैसे पॉलिटिक्स को समझने वाले लोग कांग्रेस को लीड करेंगे, ना कि एक फैमिली के लोग, और ना ही इस फैमिली की चाटुकारिता करने वाले लोग। वीडियो से रिलेटेड अपने थॉट्स कमेंट बताइए। तब तक आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन दोनों वीडियोस को देखिए कि ममता बनर्जी ने बंगाल और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का क्या हाल किया है। जय हिंद।